हाथों में ये सब चीजें सामने नहीं आती, क्या इन लोगों ने दिया है क्या नहीं। जैसे कि मैंने पहले स्टेटमेंट भी कहा कि जी। जब तक जीआर हाथ में नहीं आता हमें पता नहीं उनकी क्या मांगे पूरी हुई है क्या नहीं। वकील जो है उन पर गौर किया जाएगा। जिरांगे पाटिल साहब के भी वकीलों ने गौर तो किया है, स्टेटमेंट भी दिए हैं। वी आर वेटिंग फॉर द बेस्ट। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, हम पीठ थपथपाएंगे। हम तो हमेशा से अच्छे कॉज के लिए लोगों की कभी भी पार्टी को देखे बगैर ही हमने लोगों की बात को माना है। अगर किसी ने पानी गलत किया है, मंगवाया भी है। हमारे संगठन अगर संगठन में हमारे साथ भी रहे जब बीजेपी, और बीजेपी की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती थी तो बाला साहब स्टाइल में हम हमेशा बोलते थे कि भाई ये गलत हो रहा है। तो आज भी हम यही है कि अगर ऑपोजिशन के लोग भी अगर है काम अच्छा करेंगे तो उनकी पीठ थपथपाई बजाएंगे, और क्या है, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। गार्गी जी, ये जो देश का भीड़ तंत्र है, ये भीड़ तंत्र बताता है कि अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके साथ लोग हैं, तो आप जाइए, सरकार के सामने खड़े होइए और अपनी मांगों को मनवा लीजिए। जनगणना की बात चल रही है, अब जनगणना के बाद 27% आरक्षण की बात चल रही है। तो ये जो एक नया तरीका है सरकारों से अपनी बात मनवाने का, वो देखिए, दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, अन्ना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया। अन्ना के आंदोलन से उपरी हुई पार्टी और राजनेता भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोपी हो गए। निर्भया को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, दिल्ली की सरकार चली गई, लेकिन आपने देखा कि उन परिस्थितियों में आज भी महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। आज भी बलात्कारों की आप एनसीआरबी का डेटा उठाकर देख लीजिए क्या स्थिति है। समाज में सुधार नहीं आया, लेकिन आंदोलन जो है वो राजनीतिक दशा दिशा बदल देते हैं, राजनेताओं को बदल देते हैं, गद्दी को बदल देते हैं। इस सिस्टम को लेकर आप क्या कहेंगे? मनोज जी, मुझे ये जो भीड़ तंत्र है ना, मैं पर्सनली तो इसको सपोर्ट कतई नहीं करती हूँ। हमने ये शाहीन बाग में भी देखा इसका कितना मिसयूज होता है। और ये जो भीड़ तंत्र को कौन मिसयूज करते हैं, बाहर के कुछ फोर्सेस भी मिसयूज करते हैं। हर सोसाइटी में कुछ तो फॉल्ट लाइंस होते ही है ना, तो उस फॉल्ट लाइंस का फायदा कुछ बाहर के पावर भी लेते हैं। हमने किसान आंदोलन के टाइम दिया देखा है, किसान आंदोलन जो लॉस कांग्रेस ने खुद सोचा था और जो अच्छे मेरा थे, बाल का पानी ज्यादातर बंद। 67% किसानों जो है उसको सपोर्ट किया। लेकिन इतना फंडिंग आया तो अच्छे लॉस को कैसे पूरे दिल्ली को चोक कर दिया शाहीन बाग के टाइम। सो ये भीड़ तंत्र का मुझे तो पर्सनली लगता है कि लोकतंत्र में ऐसे भीड़ तंत्र की जगह नहीं होना चाहिए। हाँ, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट जरूर होगा, प्रोटेस्ट होगा, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, तभी तो लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र के नाम में आप कानून हाथ में ले लेंगे, बस को अटैक करेंगे, बस को जलाएंगे, लोगों का जो जीवन है, आम जो नागरिक है उनका जीवन तहस नहस हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी का मिसयूज होता है। कभी कभी हमारे देश में ना कुछ ज्यादा ही दे देते हैं डेमोक्रेसी के नाम, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। और ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी में ये भीड़ तंत्र डेमोक्रेसी के नाम में बहुत फायदा भी उठा लेते हैं। आई पर्सनली डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग। आप बोलिए ना ऑफिस बंद, आज फेस्टिव सीजन है, गणेश उत्सव के टाइम वहां पे जो मार्केट में, क्रॉफर्ड मार्केट वगैरह में वही दुकानों का बिजनेस बंद हो गया। तो क्या है ये, क्या ये कैसे कोई सपोर्ट कर सकते हैं? डायलॉग, डिस्कशन, वही डिबेट हम लोकतंत्र में होना चाहिए, पर ये भीड़ तंत्र क्योंकि उसका मिसयूज बहुत होगा। और साजिद जी कुछ फंडिंग कह रहे हैं। देखिए, ये जो मैं है कोई भी जो मूवमेंट होता है ना, साजिद वो जी। इतना स्पॉन्टेनियस हाँ, जितना भी दिखे मैं ये उसका एक कहने जा रहा फंडिंग था कि जो रहता है। जो तो इसका मिसयूज होता है गांगी ना, जी वो बाहर से मिसयूज होता है। गांगी जी ये जो कह हमने रही है। देखा है, टूल किट्स यूज हुआ। मैं ये हम्म, इस आंदोलन के बारे में नहीं बोल रही हूँ साजिद जी, मैं जनरल बोल रही नहीं हूँ। नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता है, मैं आपकी बात से सहमत हो रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा था। मैं हम्म उसी पर बोलने आ रहा था ठीक जी। है, जैसे कि कि गार्गी जी आपका आपने किसी जो भी सर कहा देखिए, यहाँ पे ये उससे राहुल गांधी ये लोग भी चाह रहे थे कि बांग्लादेश काइंड ऑफ हम कुछ हो, कि हम कुछ डेमोक्रेटिकली पावर में नहीं आ सकते। तो ये बहुत नहीं कुछ नहीं होता है। सोरोस बोलिए, डीप स्टेट बोलिए, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश वगैरह में हमने देखा ये पॉसिबल नहीं है इस देश में। और मैं थैंक्स कि आज यहाँ के भी जो राजनेता है, सरकार है, बहुत सूझबूझ से, मैं बोलूंगी बहुत बैलेंस वे पे उन्होंने आप हैंडल बोल किया। लीजिए, और आप हम बोल लीजिए, फिर मैं भरोसा बोलता हूँ करते हैं इसका कि जवाब आगे मुझे और देना। समस्या ना उत्पन्न आपसे हो, कुछ आगे सवाल ओबीसी लोग ना आ जाए कि हमारे से क्यों दे रहे हो, ऐसे कुछ समस्या उत्पन्न ना हो, ये अच्छे कैसा से है, हैंडल हो जाए, ये हम आशा करते कैसा कैसा है ना, आपने जो कहा उसमें काफी सारी बातों से मैं सहमत होते हुए भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जब सरकार को पता था कि ये इतनी तकलीफें होने वाली है, इतने लोग आने वाले हैं, सरकार उनके साथ एक डायलॉग जो बात कर रही है शाइना एनसी जी, तो उस वक्त डायलॉग करके उनसे बात करके इन मांगों को आप प्रॉपरली उनको बैठाकर समझाकर ये मांगों को स्वीकार कर लिए होते, आज मुंबई हेल्ड अप नहीं होता। आज डेमोक्रेसी में आपने जो कहा गार्गी जी के डेमोक्रेसी के नाम पर गर्दी मौसी होती है,
क्राउड मौसी होती है। जो आपने कहा राजतंत्र, ये लोकतंत्र की जगह पे गर्दी तंत्र जो जिसको कह रहे थे आप, लेकिन क्या होता है कि ये आवाज, इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई सरकार को अगर जब तक इतना प्रेशराइज ना किया जाए कि इनको ऐसा लगे कि हमारा राजपाट चला जाएगा, उसके बाद इन हम मांगों को स्वीकार करें, उससे बेटर होता है सरकार उसकी अच्छी होती है जो ये कहता है कि भाई आप आइए, बात कीजिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लॉफुली हमारे लिए एग्रीएबल होगा हम करेंगे। लेकिन क्या इस तरह की भीड़ भड़क का करना, मुंबई आज मुंबई को इतना होल्ड पे रखा गया, गणपति का फेस्टिवल चल रहा है, इतना पावन फेस्टिवल चल रहा है, उसके टाइम पे मुंबई को हेल्डअप किया गया, गणपति विसर्जन में आने जाने वाले लोगों को तकलीफ हुई, मुंबईकरों को तकलीफ हुई, जिनके जॉब्स थे वो जॉब्स पे नहीं जा पा रहे थे, पैदल जाना पड़ा, इतनी सारी तकलीफें हुई। आज मुंबई इतना बड़ा बिजनेस कैपिटल है, उसको हेल्डअप किया गया। तो ये सब चीजें जो है ना, ये नुकसानदेह है। अगर इसके पहले ही अगर ये लोग बैठ के सूझबूझ से किए होते तो ये तकलीफ नहीं होती। मेरी ये सिर्फ मांग है कि सरकार को ये सोचना चाहिए था कि हमारे ये नुकसान होने वाला है, ये इनको पहले से फोर्सी करना चाहिए कि अगर हम इस तरह से होने देंगे इस हड़ताल को तो इसके नुकसानात ये है। तो अगर पता ही है कि ये जब तक मांग हमें पूरी करनी ही थी तो 6 दिन पहले ही कर लिए होते, इतना 6 दिन तक इतना नुकसान नहीं होता लोगों का। शाइना जी, 6 दिन पहले कर लिया होता तो मुंबई को ये सब नहीं झेलना पड़ता और इसमें कोर्ट को, अदालत को आकर ये डायरेक्शन नहीं देने होते। देखिए, ये कोई ब्लैक एंड वाइट सीन नहीं है जहां आपने कुछ बोला चट मंगनी पट ब्या। देखिए, आप फार्मर्स सुसाइड्स को भी देखिए तो 94% जो फार्मर्स सुसाइड्स है वो मराठा कम्युनिटी से है। 1 मिनट, पॉपुलेशन सर्वे की आप बात कीजिए तो आज मराठा कम्युनिटी 28% है और ये जो पॉपुलेशन है आप 2018 के प्रोपोर्शन में देखते हैं तो तब वो 32% था। तो बहुत सारे चीज़ों, बैकवर्ड क्राइटेरिया जो है उसके लिए आपको बहुत सारे इंक्लूसिव अप्रोचेस लेना पड़ता है, जहाँ एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, जहाँ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जहाँ क्रीमी लेयर की बात करें तो 84% महाराष्ट्र पॉपुलेशन को लेके देखिए, प्लीज समझ लीजिए। जो आपको लगता है, आपने मुझे पूछा या उनको, आपने मुझे पूछा या उनको, नहीं, मैं आपसे अभी सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे अभी ये सवाल कर रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स तो आप बता रही है, लेकिन 6 दिन पहले क्यों डिसीजन नहीं आया? ये सबमिशन, ये रिपोर्ट जो सबमिट हुआ था जस्टिस सुकारे कमेटी को, तब ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन क्या दिया गया कि हाँ मराठास बैकवर्ड है और हमें देखना है कि तो कैसे लेना चाहिए था ना आपको, जरांगे पाटिल जी से मीटिंग लेना चाहिए था। आया और जब जीआर ने ये बोला कि एक गांव में आप एक एफिडेविट दीजिए आपके हेरिटेज को लेके, कि क्योंकि आप क्या 6 दिन बाद, 1 दिन बाद, आपने सालों साल कुछ नहीं किया, सिर्फ मुंह तोड़ आपको जो मौका मिला वहां आपने जी हजूरी करके आपके पॉइंट्स भी नहीं सबमिट किए सुप्रीम कोर्ट में। आप जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहे हैं, आपका पर्दाफाश हुआ क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने सब तैयारी की, आपको जाना था और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आप पेपर्स नहीं सकती है शायदा जी। सालों साल आपने वेस्ट किया और यहाँ 5 दिन 6 दिन की बात कर रहे हैं। मुंबई में रुका है, गणपति का पावन फेस्टिवल चल रहा है। सरकार आज गणपति के टाइम पर सबको तकलीफ हुई है मैम। जब आश्वासन देते हैं जो सच्चे हैं तो फिर वो सरकार को वो नहीं, आश्वासन प्रेशर में आके दिया गया। ये प्रेशर में 6 दिन के बाद आप प्रेशर में आई है गवर्नमेंट आपकी, उसके बाद डिसीजन आया। सेना ने जो उबाटा सेना को आप कंपेयर मत कीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगी आप। उबाटा सेना अभी भी मराठा के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। आपको जीरो ये 6 दिन जो तकलीफ हुई है ना मैडम, इसका जवाब सबको देना होगा। और अजीत पवार ने जो ये जवाब दिया, ये एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन है। ब्लाइंडली कोई चीज मत बोलिए मैडम, आप देखेंगे और आपका जो सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैडम कुछ नहीं, अभी इलेक्शन की बात ही नहीं हो रही, अभी तो मराठा रिजर्वेशन की बात हो रही है, मराठा आरक्षण की बात हो रही है। इलेक्शन में तो हम आपको देख ही लेंगे, इलेक्शन में तो हम ही जीतने वाले हैं मैडम। नहीं, इलेक्शन में कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई राजनेता इसको क्या देखेगा, क्योंकि चुनाव में तो जनता ही देखती है हर नेता को, हर राजनीतिक पार्टी को वो जनता देखती है, जनता तय करेगी। सर्वे के 2 सवाल और पूछे थे, उस पर लोगों की राय क्या निकल कर आई वो भी ले लेते हैं। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या वाकई महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को नजरअंदाज करती रही है। 42% लोगों ने कहा बिल्कुल नजरअंदाज करती रही है।
58% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। सर्वे का एक और अंतिम सवाल जो हमने लोगों से पूछा, मराठा आरक्षण लागू हो जाने के बाद मनोज जरांगे का सियासी कद वाकई बढ़ जाएगा, उसमें इजाफा हो जाएगा। 48% लोगों ने कहा हाँ बढ़ जाएगा, 42% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 10% इस पर कहना नहीं चाहते हैं। गार्गी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गार्गी जी, हो सकता है क्योंकि जब भी कोई नेता किसी सरकार को झुका दे, अपनी ताकत दिखा दे, जनता की भीड़ को दिखा दे, तो निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियां उसे अपने दल में शामिल करने की कोशिश करेंगी। आप क्या मानती हैं, क्या आने वाले समय में मनोज जरांगे किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं या फिर अपना दल बना सकते हैं? ये तो सही है, जो भी नेता ना किसी आंदोलन से निकल के आते हैं ना, वो बहुत टॉप तक जाते हैं। अब कहीं भी हिस्टोरिकली देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना लिया, गवर्नमेंट बना लिया, ओके ठीक है, फिर भ्रष्टाचार में डूब गए, वो अलग बात है। ममता बनर्जी को देखिए ना, वो बहुत गलत आंदोलन था। बंगाल से जो टाटा को भगाया था, बंगाल से सारी इंडस्ट्री गए, तभी सीपीएम सोच रहे थे कि कोई इंडस्ट्री आए। जब उस अच्छा सोच रहे थे तो ममता बनर्जी आए, उनकी भी फंडिंग थी, कॉर्पोरेट फंडिंग थी ममता बनर्जी के पीछे, तो वो उस पर हम बात नहीं कर सकते अभी नेशनल चैनल पे। लेकिन कोई भी नेता जो भी आंदोलन से उठ के आते हैं ना, उनका ये तो है कि उनका जो राजनीतिक जो पल्ला वो तो भारी होता ही है। अभी वो किस पार्टी में जाएंगे, हो सकता है शरद पवार जी ने इनको सपोर्ट किया तो उनका तो ही विल बिकम अ लीडर, पॉलिटिकल लीडर। कल आप देखेंगे आगे जाके कुछ साल बाद शायद मनोज जरंगे पाटिल कोई मिनिस्टर भी बन जाए, पता नहीं। तो ये तो है, जो भी आंदोलन करते हैं इतने लोगों को, क्योंकि राजनीति का मतलब ही है, कोई भी पार्टी देखते हैं, कोई अगर एक कार्यकर्ता भी है, उनको क्या देखते हैं, कोई इवेंट हो रहा है, कितने लोगों को लेके आ सकते, कितना भीड़ वो ला सकते हैं, तो ही लीडर बनते हैं। इसीलिए लीडर के लिए बहुत कोई एजुकेशन या कुछ की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि लीडर वो होते हैं जिनके पीछे ज्यादा लोग होते हैं। तो जब आंदोलन से कोई उठते हैं तो वो तो बनाते ही अपना जगह, इसमें तो कोई शक नहीं। हिस्टोरिकल ये हर देश में, हर काल में, हर स्थान में ये सच है। तो मनोज जरांगे पाटिल तो कुछ तो बनेंगे आगे जाके, तो होंगे, राजनीतिक स्थिति हो सकती है, पार्टी भी बना सकते हैं जैसे अरविंद केजरीवाल ने खुद की पार्टी भी बना सकते हैं। शाइना जी मेरे साथ मौजूद है। शाइना जी, चूंकि अभी जीआर नहीं आया है, इसलिए सरकार की एक लंबी प्रक्रिया होती है, आरक्षण की तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, तब जबकि ये मामला तमाम राज्यों की अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उलझा हुआ है। बहुत सारे राज्यों में इसे लेकर प्रमोशन अटके हुए हैं, बहुत सारे राज्यों में भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। एक बड़ा टिपिकल सा मैटर है और इसे लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात का भी जिक्र कर रही हैं कि साहब भाई जितनी जिसकी आबादी उतना उसको आरक्षण, तो फिर पूरा संविधान ही हिल जाएगा, पूरा देश ही हिल जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है, चूंकि ये कहा जा रहा है कि कुंडवी का जो रिकॉर्ड है उसे स्वीकार कर लिया गया है, अब तमाम लोगों का रिकॉर्ड देखा जाएगा, हैदराबाद गजेटियर देखा जाएगा, तो अभी इतना आसान नहीं है कि आज आंदोलन खत्म हुआ है, सरकार ने आपकी बात मानी है और कल जीआर आ जाएगा और उसके बाद आपको आरक्षण मिलना शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि बहुत लंबी प्रक्रिया है और इस लंबी प्रक्रिया में आपको बहुत धैर्य के साथ रुकना पड़ेगा। क्या जरांगे साहब या उनके समर्थक इतना धैर्य दिखा पाएंगे? और उससे ज्यादा चैलेंजिंग चीज कि विपक्षी पार्टियां और उसके नेता भी धैर्य के साथ इंतजार कर पाएंगे? देखिए, आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि लीगली और आप देखेंगे कि हिस्ट्री में भी जाएं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि साबित तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सरकार के पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं। दो जो मेजर ऑलिव ब्रांचेस आप जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, ये है कि मराठा कम्युनिटी को अभी 10% कोटा मिल सकता है और मिला है गवर्नमेंट जॉब्स में। और जहाँ एजुकेशन का सवाल है, क्योंकि बार बार यही कह रहे थे कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो SC/BC हो या फिर OBC हो, दोनों के वेलफेयर बेनिफिट्स उनको मिलेगा। और ये एजिटेशन में एक और चीज़ जो मनोज जरांगे जी ने बार बार कहा कि ये कुंभी समाज जो है उनको सर्टिफिकेट्स कैसे मिलेंगे, तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि एक एक गांव में जहाँ एफिडेविट आप पेश करो, आपके दादा परदादा का
की बात करें, आपने हैदराबाद गैजेट की बात की है, बिल्कुल सही है। तो लीगल ओपिनियन हैज़ बिन टेकन, अटॉर्नी जनरल हो, एडवोकेट जनरल हो, सभी का निर्णय लिया गया है इसमें। और जहाँ तक सर्टिफिकेट का सवाल है, वहाँ लार्जर जो मराठा कम्युनिटी है, ये एक फार्मिंग कास्ट है और वॉरियर कम्युनिटी है, और ये कुर्मीज जो है पेजेंट कम्युनिटी है मराठवाड़ा में। तो मैं मानती हूँ कि लाखों जो रीजन्स है, जैसे कि विदर्भा हो, नॉर्दर्न महाराष्ट्र हो, वहाँ आप देखेंगे कि ये एनरोल करना एक प्रोसेस तो है, लेकिन ये डेकेड से लोग आते, शरद पवार आए, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया और फिर कोई ब्लैंकेट इंक्लूजन नहीं। वहाँ दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे जी ने कोर्ट में पेश भी नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी ने लगातार, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब हमारे नेता एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सभी ने ये बार बार ये देखा कि हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ताकि कुणबी कैटेगरी जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे आए। और मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ ओबीसी समाज को, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ स्पष्ट कहा है कि उनके स्टेटस को लेके जो सवाल और जो जो अभी बोल रहे थे कि क्यों 5 दिन लगा, क्यों 6 दिन लगा। अरे समय लगता है, जब इतने डेकेड से 50 साल से आपने कुछ नहीं किया। यहाँ जो लोग आए थे जालना डिस्ट्रिक्ट से मराठवाड़ा में, मैं आपको बता दूं कि उनका जो मनोज जी का जो स्ट्रेंथ है, जो पॉपुलैरिटी था ये एजिटेशन के साथ, वो इस वजह से था क्योंकि उन्होंने अपने जो पिछड़े हुए मराठा है जालना बीड़ के, वो सब की बातें रखी। बार बार सरकार के तरफ से भी ये समझने की संवेदनशीलता थी। तो मैं मानती हूँ कि ये जीत है एडमिनिस्ट्रेशन का, राजनीतिक इच्छा शक्ति का और मराठा समाज का। और ये कोई पार्टी तक सीमित नहीं है, ये एक विचारधारा नहीं है, ये एक इंक्लूजन है। और एक इंक्लूजन के साथ साथ एक कॉशन्ड अटेम्प्ट कि कोई भी दुर्लक्ष्य ना हो, जैसे कि हमने शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के समय में देखा था, जहां बहुत सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए और दे लिटरली थ्रू इट आउट ऑफ कोर्ट। जी साजिद जी, संतुष्ट हैं आप शायना जी के जवाब से? मैं तो संतुष्ट, तो ये संतुष्टि तो इस बात की है कि खास करके हमारे उद्धव साहब का नाम तो लिया ही जाता, उनके बगैर इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती ही नहीं है। मुझे तो बड़ी आश्चर्य और खुशी भी है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे शिंदे गठ हो, चाहे अजीत पवार हो, उद्धव ठाकरे का नाम के सहारे ये लोग चलते हैं। जब भी उद्धव ठाकरे की बात आती है तो उद्धव ठाकरे साहब का नाम लेते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। उन्होंने क्या क्या किया वो तो सबको दिख रहा है, पूरे समाज को दिख रहा है, मराठा समाज को दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं, कोविड के टाइम पे है ना, लोगों ने कहा कि हम यहाँ महाराष्ट्र की बॉर्डर छोड़ने के बाद हम भूखे मर गए। जब तक हम महाराष्ट्र बॉर्डर से चलते हुए जा रहे थे, जब हमको लोगों ने जो यहाँ पर हम अपने गांव पहुंचे तो वहां हमको इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना इस मुख्यमंत्री के आरक्षण में दिया गया। इसको सही आरक्षण बोलते हैं, इसको सही प्रधान वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री। चलिए इंतजार करते हैं, जीआर का इंतजार कर लेते हैं। जीआर को लेकर आपकी आशंका बनी हुई है, सरकार जीआर में किस बात का जिक्र करती है, उसके बाद देखते हैं कि सरकार ने जो कमिट किया है, सरकार उस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रही है या कहीं ना कहीं उसमें कुछ पेच है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शायना जी का, शुक्रिया करेंगे साजिद जी का, और शुक्रिया करेंगे गार्गी जी का जो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए थे। सरकार की तरफ से मराठा आंदोलनकारियों की मांगें पूरी होने के बाद आज़ाद मैदान में जश्न मनाने के बाद मनोज जरांगे के समर्थक अब मुंबई से वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने उनसे बातचीत की, रिपोर्ट देखिए। तो शाहिद अंसारी ने वहाँ पर मौजूद तमाम आंदोलनकारियों से चर्चा की, समझने की कोशिश की और उनसे उनका हाल जाना। सरकार ने जो मांगें मानी हैं, क्या सरकार उन मांगों को लेकर बहुत जल्द इस पर कोई एक कमेटी बना के, जिसका जिक्र भी किया गया था कि वो सब कमेटी आगे बढ़ेगी। लेकिन मनोज जरांगे इस घोषणा के बाद जमकर रोए, फूट फूट कर रोए। उनकी आंखों में आंसू थे, आंसू इस बात के थे कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है।
लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र किया जा रहा है, खासकर इन बातों का एक बड़ा संकेत यहाँ पर निकल कर आया है, क्योंकि सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए जो अनशन है उसे ख़त्म कर दिया है। सरकार ने 6 मांगें मान ली हैं। शिंदे समिति, 17 गजट और कुणबी रिकॉर्ड को स्वीकार करने से अब मराठा समाज में खुशी की लहर है। चेहरे पर खुशी की लहर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे मनोज जारंगे पाटिल ने आखिरकार अब अनशन समाप्त कर दिया है। उन्होंने 8 जो उनकी मांगें थी, सरकार ने उसमें से 6 मांगों को मान लिया है। पाटिल मंच पर फूट फूट कर रो रहे थे। ये जो जूस पीने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जूस पीने के बाद ये आंदोलन तोड़ दिया गया, अनशन तोड़ दिया गया और 6 मांगों की खुशी भी दिखाई दी है। लेकिन इसके साथ वो फूट फूट कर रोए। उनका कहना था कि ये लड़ाई आसान नहीं थी जो हम लड़ रहे थे, लेकिन मराठा समाज के एकजुट समर्थन ने उन्हें ये ऐतिहासिक जीत दिलाई है। 5 दिन से ज़्यादा चले इस उपवास के दौरान जरांगे पाटिल लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक ठोस फैसला नहीं होगा वो पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी पलों में उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की कि वो अगर खुद आकर जूस पिलाएं तो बात बनेगी। पाटिल का कहना था, अगर फडणवीस आए तो दुश्मनी खत्म, लेकिन अगर नहीं आए तो वो हमेशा बैर रखेंगे। हालांकि अंततः जो देवेंद्र फडणवीस के मंत्री हैं, मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल, उनकी मौजूदगी में नींबू पानी पिलाया गया, नींबू का जूस पिलाया गया और ये आंदोलन खत्म हो गया। अब धीरे धीरे तमाम जो इस आंदोलन में शामिल लोग थे, जो मराठवाड़ा से आए थे, वो धीरे धीरे अब वापस लौट रहे हैं, वापस अपने घर के लिए लौट रहे हैं, इस खुशी के साथ कि अब उनकी एक उम्मीद है, आरक्षण की उम्मीद है। हालांकि ये इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है। ये आरक्षण का मामला है तब जबकि कुणबी रिकॉर्ड को स्वीकारने की बात सरकार कर रही है। तमाम ऐसे कुणबी समुदाय के लोग हैं, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, उनका रिकॉर्ड, उनके दादा का रिकॉर्ड, उनके परदादा का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो कुल मिलाकर घर घर जाकर रिकॉर्ड होगा, तहसील में, गांव में, जनपद में जाकर रिकॉर्ड चेक होगा। सरकार इसके लिए क्या टीम बनाती है, सरकार के लिए इसकी समय सीमा क्या रखती है, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन सफलता यहाँ पर मिल गई है और सबसे बड़ी बात है कि जो कुणबी समाज है, कुणबी प्रमाण पत्र के लिए सरकार ने ये कहा है कि एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी जाकर पूरा निरीक्षण करेगी और वो निरीक्षण के ज़रिए फिर पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कौन उस समाज से है, क्योंकि कौन उस समाज से नहीं है। वाकई जो मराठवाड़ा है, जहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, एक बड़ी संख्या है जो बहुत गरीब है, उनके पास खेती करने की ज़मीन भी नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र में देखें, खासकर जिस मुंबई में ये लोग प्रदर्शन के लिए पहुँचे हैं मनोज जारंगे के साथ, एक ज़मीन आसमान का अंतर है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी अट्टालिकाएँ हैं और चमकती धमकती ये दुनिया है, दूसरी तरफ मराठवाड़ के वो इलाके के किसान हैं जिनके पास अपनी 1 एकड़ खेती भी नहीं है, जिसे करके वो अपनी भूख को मिटा सकें, भूख को मिटा सकें, गरीबी को दूर कर सकें। और यही कारण है कि जो किसान है वो महंगाई के बोझ में दबता जा रहा है, महंगाई तले दबता जा रहा है, कर्ज में दबता जा रहा है और जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो वो अपनी सांसों को भी त्याग देता है, आत्महत्या कर लेता है। अभी हाल के दिनों में आपको याद होगा कि हाल के दिनों में लगातार आत्महत्या के मामले निकल कर आए। सैकड़ों की तादाद में अभी भी मराठवाड़ा के, महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं और यही कारण है कि सरकार भी इस बात से लेकर चिंतित है, तमाम राजनेता भी इस बात को लेकर चिंतित हैं, लेकिन कि हालत हैं सुधरते नहीं हैं और स्थिति जस की तस बनी हुई है। लेकिन एक उम्मीद जागी है कि सरकार ने कम से कम आरक्षण की बात मानी है और इस आरक्षण की बातों को मानते हुए सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो जल्द इस पर एक जो कमेटी बना दी गई है उस कमेटी के ज़रिए वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा क्योंकि कानून की पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आप यकीन मानिए
किसानों की स्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र में हर दिन 8 किसान, मैं जो आपको आंकड़ा बता रहा हूं, इस आंकड़े के ज़रिए आप चौंक जाएंगे। महाराष्ट्र में हर रोज़ 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अगर पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड आप उठाकर देखें तो पिछले 3 महीने में 767 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अब इसे आप क्या मानते हैं, इसे आप क्या कहते हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की दशा दिशा किसानों की क्या है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में किसान को आगे बढ़ाने की बात होती है।